नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आम चुनाव से जुड़े हुए जितने दिलचस्प मुद्दे होते हैं, टॉपिक होते हैं, जानकारी भरे मुद्दे होते हैं, उनको लेकर हम लोग उपस्थित होते हैं। आज की इस हम कक्षा में बात करेंगे ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, किन पार्ट्सों को जोड़ने के बाद हम चुनाव की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विधि से करवा पाते हैं, क्या इसमें स्याही और पैड की भी आवश्यकता होती है। पहली बार जब मतदान हुआ था तो ईवीएम से हुए मतदान द्वारा घोषित परिणामों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों अवैध करार दिया गया था, उसकी वैधता को लाने के लिए, ईवीएम से मतदान कराने की वैधता को लाने के लिए कौन कौन से संवैधानिक संशोधन करने पड़े या किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। आइए आज की इस हम वीडियो में सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ईवीएम का इस्तेमाल कर हुए प्रथम चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया था, ईवीएम का भूत व भविष्य, आइए बात कर लेते हैं। वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इन तीनों के संयोग से ही हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैटरी से चलने वाली मशीन है। यह बैटरी से चलने वाली मशीन है जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। इसमें 3 चीजें होती है, एक सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होता है। बैलेटिंग यूनिट ये होता है कि जैसे आप मतदान कक्ष में जाते हैं वोट देने, तो उसमें जो प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट होती है, इसको हम कहते हैं बैलेटिंग यूनिट। ये है कंट्रोल यूनिट और ये है वीवीपैट। वीवीपैट मतलब हमने अपना जो वोट डाला, वो वोट जिसको हमने दिया क्या उसके पास पहुंच रहा है। इसके लिए 7 सेकेंड तक एक पर्ची आती है, वह दिखाई देती है और आपको पता चल जाता है कि हमने जिसको मत दिया था उसको मत मिला है कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वह 3 मशीनों के संयोग से मिलकर बना है, उसी की ये बात कर रहा है। कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो बैलेटिंग यूनिट से लंबे तार के द्वारा जुड़ा होता है। एक कंट्रोल यूनिट में कई बैलेटिंग यूनिट जुड़ सकते हैं। अधिकतम कितने प्रत्याशी इस सूची में आ सकते हैं, इन सारे मुद्दों को आइए हम आगे देख लेते हैं। पर बैलेट बटन दबाता है, मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करता है। कंट्रोल यूनिट पर जो अधिकारी होते हैं वो बटन दबाते हैं। उसके बाद जो बैलेटिंग यूनिट होता है उस पर ऐसे जो होता है, इसमें नीले, यहाँ प्रत्याशियों का नाम और चिन्ह, और यहाँ नीले रंग का बटन होता है। ये नीले रंग का बटन मतदाता दबाता है और बटन दबाने के बाद अपना वोट दर्ज करता है। जैसे ही वो बटन दबाता है तो ये जो होती है वीवीपैट, उसमें ये शीशा लगा होता है पारदर्शी, उसमें दिखाई देता है कि एक पर्ची आती है सफेद, उसमें दिखाई देता है कि हमने जिसको मतदान किया क्या उसको मतदान हुआ है कि नहीं। यह पर्ची 7 सेकेंड तक होती है, उसके बाद उसी बंद बक्से में वह दर्ज हो जाती है। कंट्रोल यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। इसी के माध्यम से मतगणना भी की जाती है। एक बैलेट होने पर अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। एक जो बैलेटिंग यूनिट होती है ये कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट, इसी में प्रत्याशियों के नाम होते हैं। एक में 16 होते हैं और कंट्रोल यूनिट से ऐसी 24 बैलेटिंग मशीनें जोड़ी जा सकती हैं। अर्थात एक क्षेत्र में हम अधिकतम 384 उम्मीदवारों को अपना वोट दे सकते हैं। 384 मतदाता उम्मीदवार है, उनका नाम इस पे दर्ज किया जा सकता है। अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट से कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है और 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती है। अर्थात नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान कराया जा सकता है। वीवीपैट क्या होता है, वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट टूल है। ईवीएम से जुड़ा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। वीवीपैट क्या है, वीवीपैट एक मशीन होती है जो इसी से जुड़ी होती है। ये कंट्रोल यूनिट, ये बैलेटिंग यूनिट और यहीं पे जुड़ी होती है वीवीपैट। वीवीपैट के माध्यम से
मतदाता यह देख सकता है कि जिसको हमने मत दिया क्या उसी को मत मिला है कि नहीं। एक सफेद कलर की पर्ची होती है, जैसे ही हम नीला बटन दबाते हैं बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छप जाती है। इसमें 7 सेकंड के लिए वह रहती है, उसके बाद एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है, फिर सीलबंद बक्से में गिर जाती है। उसके बाद वीवीपैट का प्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान किया गया था। वर्ष 2013 से वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। ईवीएम का इस्तेमाल और आविष्कार, बात करते हैं ईवीएम के प्रयोग की और इसका आविष्कार कैसे हुआ। भारत में प्रयोग में आने वाली जो मशीन है इसको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम कहा जाता है। जो भारत में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीन है उसको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम कहा जाता है। 1977 में इसका प्रथम बार विचार आया था। 1977 में प्रथम बार विचार आया कि ईवीएम मशीन के प्रयोग से ही हम मतदान करवाएं। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल सकधर ने इनके प्रयोग की बात की थी। उस समय 1977 में जो तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त थे सकधर साहब, उन्होंने यह विचार रखा कि क्यों ना हमारे भी देश में ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान कराया जाए। जो भारत में ईवीएम मशीन प्रयोग में आती है उसका नाम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन और विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। पहले हैदराबाद की एक कंपनी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ईवीएम मशीन को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। 1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया जिसे 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। 1977 के बाद दिया जाता है। यह कंपनी हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। वह ईवीएम का आविष्कार करे, उसको इस लायक बनाए कि हमारे मतदाता चुनाव दे सके। 1979 में यह मशीन बनकर तैयार होती है। चुनाव आयोग और जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, उनके प्रतिनिधियों के सामने इसको प्रदर्शित किया जाता है। बाद में बीईएल बंगलुरु को भी ईवीएम विकसित करने के लिए चुना जाता है। अब बात कर लेते हैं सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब और कहां हुआ। ईवीएम टाइपिंग मिस्टेक है। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कहां हुआ तो पहली बार 1982 में केरल विधानसभा की पारुल सीट पर संपन्न हुआ उपचुनाव के दौरान इसका प्रयोग हुआ था। जो उस समय ईवीएम प्रयोग हुआ था उसमें केवल बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट था, वीवीपैट नहीं था। अब लेकिन इस मशीन के प्रयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया कि ईवीएम मशीन से जो केरल में उपचुनाव हुआ है वह अवैध है। क्यों ऐसा किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? इसलिए किया गया कि वर्ष 1989 कर दिया गया। तो अगर ईवीएम के प्रयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, इसी को ध्यानगत रखते हुए वर्ष 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया। प्रश्न यह पूछता है कि जब केरल में प्रथम बार उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था जिसमें वीवीपैट नहीं था, कंट्रोल यूनिट थी और बैलेटिंग यूनिट थी, उससे जब चुनाव हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को अवैध क्यों खारिज कर दिया? इसलिए अवैध करार दिया क्योंकि उस समय ईवीएम से मतदान जो होता था उसके लिए कोई वैध कानून नहीं था। इसी को ध्यानगत रखते हुए वर्ष 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनाव में ईवीएम के प्रयोग को मान्यता दी। ये रही बात। आम सहमति 1998 में बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। इसी से 2004 में के आम चुनाव में 2004 से ही ईवीएम का प्रयोग होने लगा। सभी लोकसभा के 543 सीटों पर ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव हुआ। ईवीएम की लागत कितनी आती है? ईवीएम की लागत, ईवीएम जो है उसकी जो कंट्रोल यूनिट है 3 यूनिट होती है। ईवीएम मशीन कंप्लीट होती है 3 यूनिट से मिलके। कंट्रोल यूनिट जिसकी लागत 9,812 रुपए के आसपास आती है। जो बैलेटिंग यूनिट जिस पर मतदाता अपना बटन दबाते हैं उसकी कीमत आती है 7,991 रुपए। और जिसमें हम देखते हैं कि क्या हमने जिसको मत दिया वह मत सही है या नहीं है, जिसको वीवीपैट कहते हैं, इसकी कीमत 16,132 रुपए के आसपास है। अगर हम ऐसे बात करेंगे
तो हमारी 35,000 के आसपास एक ईवीएम मशीन आती है। ईवीएम मशीन कम से कम 15 साल तक चलती है। अब ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं भी हुई, क्योंकि जो पार्टियां चुनाव हार जाती है वह कहती है कि जो ईवीएम मशीन है इसमें पहले से ही सेट कर दिया गया है कि किसको वोट दिया जाएगा। के खिलाफ दायर याचिकाएं, ईवीएम के खिलाफ 2001 में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, 2002 में केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई, 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर की गई कि ईवीएम से जो मतदान हो रहा है उसको सही नहीं माना जा रहा है और शक के दायरे में है। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। इस पर चुनाव आयोग का जो कहना था कि ईवीएम पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगेगा, चुनाव आयोग ने कहा कि विभिन्न हाईकोर्ट ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है। साथ ही ईवीएम के पक्ष में उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं है कि ईवीएम से धांधली होती है, विभिन्न हाईकोर्टों के द्वारा ईवीएम को भरोसेमंद बताया गया, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। जब हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईवीएम का जो मामला था उसके निर्णय के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा जो ईवीएम को भरोसेमंद बताया गया है यही वो कारण है, और ईवीएम से संबंधित सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। ये रही ईवीएम से जुड़ी हुई कक्षा। ईवीएम एक मशीनों का संगठन है, 3 मशीनें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट। सबसे पहले चुनाव ईवीएम के द्वारा संपादित करवाए गए थे जिसमें वीवीपैट नहीं था, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट था केरल के उपचुनाव में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। पुनः संसद के द्वारा वर्ष 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और ईवीएम के द्वारा मतदान को सुनिश्चित किया गया। उसके बाद आगे सब 2004 से के लोकसभा चुनाव से ईवीएम के द्वारा प्रथम बार पूरे देश में चुनाव करवाए गए। वैसे बहरहाल इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान में 25 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव ईवीएम के द्वारा संपादित करवाए जा चुके थे। ये रही ईवीएम के इतिहास से जुड़ी हुई कक्षाएं। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर दें। अगर आप हमारे नए पाठक, नए श्रोता, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंचे। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।